देखिए, जहां तक आयतुल्ला खमेनी की मौत की बात है, आ, ईरान की सरकार ने इस खबर को जल्दी से रिलीज कर दिया। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि वह चाहते थे कि ईरान के लोगों को पता लग जाए, बिल्कुल। ताकि ईरान के अंदर लोग आ, जो सहानुभूति नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि वो उनके सुप्रीम लीडर थे, वो उनके धर्म गुरु थे, तो ईरान के लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी था, ताकि अपने धर्म गुरु की शहादत पर ईरान के लोगों में एंटी अमेरिकन भावना, एंटी इजराइल भावना और ज्यादा जागृत हो। जी। तो उन्होंने इसलिए इसको जल्दी से रिलीज कर दिया, इस खबर को। हम्म। दुनिया में कई देशों में हम देखते हैं कि जब उनके टॉप लीडर्स मारे जाते हैं, खासतौर से कम्युनिस्ट कंट्री में मारे जाते हैं, तो काफी दिनों तक उसको थोड़ा बताते नहीं है। लेकिन बिल्कुल। ईरान में सिचुएशन अलग थी। ईरान में युद्ध चल रहा था, और ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था, जिससे ईरान के हर एक युवा या प्रौढ़, उसके दिल में जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उनको ऊपर लाने का। तो इसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। मैं बताना चाहता हूं कि हर देश की तरह से ईरान में भी कुछ लोग न्यूट्रल थे, फेंस सिटर थे। जी। हिंदी में कहा जाए तो वो शायद आयतुल्ला खमेनी के बहुत बड़े सपोर्टर नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये खबर ईरान की सरकारी चैनल से बताई गई, तो जो न्यूट्रल लोग थे, फेंस सिटर थे, वो भी बाध्य हो गए अपने दिल से, अपनी मर्जी से बात वो अब जो सरकार है उसके समर्थन के पक्ष में चले गए, और उनके मन में एक प्राकृतिक कटुता पैदा हो गई अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक विक्ट्री का हिस्सा है। देखिए, ईरान किस तरह से लड़ेगा। ईरान के जो आईआरजी के टॉप कमांडर्स हैं, उनको हमेशा से ही ये अंदेशा था कि उनके रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं। उनको मालूम था कि ऐसा नहीं है कि युद्ध लड़े जाओ, युद्ध लड़े जाओ, युद्ध लड़े जाओ, और टैंक का गोला, तोप का गोला, मिसाइल, हथ गोला, या आरपीजी, या एंटी टैंक मिसाइल की कोई कमी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आईआरजी के टॉप कमांडर थे, वो भी सब जनरल हैं, मेजर जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, उनको मालूम था कि युद्ध जब लड़ते हैं, तो युद्ध को इस तरह से लड़ना पड़ता है कि आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप जब 10 गोले फायर कर देंगे, तो वो 10 गोले आएंगे कहां से, उसका रिप्लेनिशमेंट आना चाहिए। तो जैसे हम फौज में इस्तेमाल करते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ अम्यूनिशन, सेकंड लाइन ऑफ अम्यूनिशन, थर्ड लाइन ऑफ अम्यूनिशन, फोर्थ लाइन ऑफ अम्यूनिशन, उसके भी पीछे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है भारत में, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि अम्यूनिशन बनाते हैं। तो क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज उतनी तेजी से अम्यूनिशन को बना पाएंगी? तो जाहिर बात है कि ईरान के कमांडर इस लिमिटेशन को दिमाग में रख, मद्देनजर रखते हुए युद्ध को लड़ रहे हैं। जी। बिल्कुल। देवनाथ सर, आपकी बात में ज़्यादा सच्चाई इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि इजराइल की सेना की ओर से एक बयान जारी किया गया है और इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ईरान के मिसाइल हमले थोड़ा बहुत घटे हैं आज के दिन में। यह भी एक रणनीति के तहत हो सकता है कि एक साथ पूरी मिसाइल की ताकत ना झोंकने के बजाय धीरे धीरे युद्ध को लड़ा जाए, क्योंकि युद्ध लंबा भी खिंच सकता है। यह भी ईरान को मालूम है। व्हाइट हाउस की ओर से यही कहा जा रहा है। अब इस बातचीत की आखिरी एक एक टिप्पणी ले लेते हैं कोचर सर से और देवना तेजावत साहब से। कोचर सर, ईरान की रणनीति पर ही आपसे एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे। और ये वॉर कब खत्म होगी कोचर साहब, ये भी थोड़ा बता दीजिएगा। आपको क्या लगता है कब ये वॉर खत्म होगी, कब इनके मिसाइलें खत्म होंगे, और या चलता ही रहेगा ये मामला लंबा? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद ये म्यूट पर है सर। इसको देखिए, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके दोनों। इसको पहले तो ईरान की इसको रणनीति आप देखिए। एक हम इसको बोलते हैं मोज़ैक वॉरफेयर स्ट्रेटजी। इसको मोज़ैक वॉरफेयर क्या होती है? ये होती है ऑटोनोमस तरीके से लड़ाई को लड़ना। इसका मतलब कि ईरान में 31 डिस्ट्रिक्ट्स है, 31 भागों में ईरान एक्चुअली बटा हुआ है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक उनके पास ये आईआरजीसी का एक सब हेडक्वार्टर्स है। आपका मेन हेडक्वार्टर्स तेहरान में है, सब हेडक्वार्टर्स
वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि उनके जो कमांडर्स हैं वो 31 जगह जो फैले हुए हैं। इसीलिए आपने इसको देखा कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करना या मिलिट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करना IRGC करती, और वो एक सिंगल पॉइंट कमांडर के ऑर्डर्स पे चलती है, और वो है आयतुल्ला खमीनी। और कोई नहीं उनके चैनल में, ये आपका पेजेश्कियान, ये आपके असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये सारी कोई पैनल में नहीं, चैनल में नहीं है। इट इज कमांडेड बाय ओनली वन कमांडर। तो दैट इज वाई वो इतने इफेक्टिव है वहां पे। इसको लोगों को, और दंगे होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, इसको सबको कंट्रोल कर पाती है जी। तो ये मोज़ैक में क्या हुआ कि ईरान ने इसको वॉर गेम किया कि जब लड़ाई होगी तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना से उनको काफी कुछ मिला है अभी। और मैं एक किल चेन टेक्नोलॉजी की भी बात करूंगा जो आज ईरान के पास है, जिससे 3 F-15 आपके फाइटर्स आपके गिरे, और एक और गिरा है अभी। हाँ, ये खबर आ रही है, एक और गिरने की खबर आ रही है। अच्छा, तो ये इसको सक्सेस है इनका, बिकॉज इनके पास किल चेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो इनको चाइना ने दी है, जो पाकिस्तान ने भी लगाई थी इसको सिंदूर में। तो अभी हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि आपका मोज़ैक वॉरफेयर में क्या है कि डिसेंट्रलाइज कंट्रोल हो चुका है। टारगेट्स उनको बताए गए थे कि ऐसे ऐसी लड़ाई होगी, ऐसे ऐसे अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम उधर करेंगे उसको, इकोनॉमिक, हम इसको रीजनल वॉर में लेके जाएंगे। और इसलिए मैं आपकी इसको नजर एक स्टेटमेंट में डालना मांगता हूं। अगर आप थोड़ा इस पर रिसर्च करेंगे, आपको आयतुल्ला खुमैनी की एक स्टेटमेंट आपको मिलेगी, उनके असैसिनेशन से 3 या 4 दिन पहले की स्टेटमेंट। इसमें बोला था दैट इन केस अमेरिका इज गोइंग टू अटैक अस, इट विल बी अ रीजनल वॉर। रीजनल वॉर का मतलब है कि ऑलरेडी ये, इसको लोग बोलते हैं ना कि ऑल ऑफ अ सडन ये स्ट्रेटजी बनी, ऑल ऑफ सडन नहीं बनी है जी। ये पहले से ही स्ट्रेटजी बनी थी कि ये अगर ऐसे होगा तो हम सारे गल्फ कंट्रीज को, 8-9 देश जो हैं, और खास तौर पे बहरान और आपका UAE, हम इसको इम्पैक्ट करेंगे, इनके बेसिस इम्पैक्ट करेंगे, और इनका इकोनॉमिक सेंटर जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, ये एक स्ट्रेटजी पहले से ही बन चुकी थी। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब जब आप जानते हैं कि जिस तरीके की कम्युनिकेशन पे वो जा नहीं सकते, बिकॉज जैसे कम्युनिकेशन करेंगे वो इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो इसीलिए उसको डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक का नाम दिया है, और उस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। और आप मेरे इसको मान लीजिए कि ये जो लड़ाई है अल्टीमेटली US के फेवर में नहीं जाएगी, बट एक नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। जैसे सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ठोका जी, पर आज मैं एक एम्बेसडर से बात कर रहा था, वो अभी एक भ्रमण करके आए हैं पूरे वर्ल्ड का, एंड ही टोल्ड मी कि हर एक जगह ये इंप्रेशन है कि पाकिस्तान ने लड़ाई जीता है। वो कहीं ना कहीं पे हमारा जो नैरेटिव है वो चला नहीं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि यहां पर भी अमेरिकन नैरेटिव चलेगा, और अमेरिका जो है यहाँ एग्जिट करने से पहले लोगों को ये बताएगा कि हमने इसको खत्म कर दिया ईरान को, अब ये दोबारा सर नहीं उठाएगा, इनका न्यूक्लियर है। लास्ट पॉइंट ये है कि आपने बोला ये लड़ाई कब खत्म होगी, इसको मेरा अनुमान है कि आप बस इसको 7 दिन और दे दीजिए, बिकॉज जो अमेरिका की इन्वेंट्री है वो भी खत्म हो रही है। वहां पे ज़ेलेंस्की की भी स्टेटमेंट आप सुन लिए आज, और मैं एक टीवी चैनल में था, इसको जो है ज़ेलेंस्की का प्रोग्राम मैंने किया है जी। इसको ज़ेलेंस्की भी बोलता है कि अभी मैंने बातचीत नहीं करनी है, बिकॉज अब इसको सारे लोग मिडिल ईस्ट में, और उसको हथियार और एम्युनिशन मिलने बंद हो गए, तो उसको वहां से प्रेशर आ रहा है। तो इट्स नॉट इन आइसोलेशन, दिस वॉर इज नॉट बीइंग फॉट इन आइसोलेशन। बहुत सारी चीजें इसके साथ हुई हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इसको, मेरा असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा ये असेसमेंट है 7 दिन और दे दीजिए, लड़ाई खत्म हो जाए। यानी पिछले बार की तरह 12 दिन का वॉर चलेगा। पिछली बार 12 दिन के बाद इजराइल ने बोला था कि इसको अब बंद कर दिया जाए। चलिए, तेजावत साहब हमारे साथ हैं।
जी मुझे एक्सक्यूज दीजिए, मैंने एक नेक्स्ट चैनल पे जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया आप जुड़े। हम भी अपना प्रोग्राम बस अब खत्म ही करने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं। आखिरी कमेंट ले लेते हैं। थैंक यू सर। तेजावत साहब, आखिरी कमेंट, आपको लगता है 12 दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगी या थोड़ा और लंबा खिंचेगी? और जो बॉडी बैग्स की बात की हमने, उसका कितना असर आप देखते हैं? अमेरिका में प्रोटेस्ट तो ऑलरेडी हो ही रहे हैं, लेकिन उसका जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, क्योंकि बहुत ही इमोशनल वीडियोस आ रहे हैं अमेरिका से, तो आपका उस पे क्या विचार है और ये वॉर आपको लगता है कब खत्म होगी? बिल्कुल तेजाब साहब, मैं भी एक सवाल जोड़ देता हूं, उसका भी जवाब आप दे दीजिएगा। अभी कोचर साहब जैसे बता रहे थे कि ईरान ने पहले से रणनीति बना ली थी, उसको पता था कि हमला होना है और उसे ये भी पता था कि इसे कैसे बाकी देशों में, मतलब क्षेत्रीय युद्ध कैसे बनाना है। आपके हिसाब से ईरान किस रणनीति पर काम कर रहा था शुरू से ही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वैभव साहब, मुझे लगता है कि जो कोचर साहब ने जो बात कही है उसमें विश्लेषण काफी गंभीर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और 12 दिन में खत्म होगा मुझे कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बारे में कोचर साहब या देवनाथ साहब ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पर हाँ, बॉडी बैग्स की जो बात है, अगर वो अमेरिका में जाते हैं तो हालत लगातार खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी ऐसे होने भी शुरू हो गए, जैसे कि मैंने आज मॉर्निंग में आपको जिक्र किया था कि एक चैनल पर था, तो वहां पे किस तरीके से जो वहां के सोल्जर्स हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं वो खुद अमेरिकन सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। और ये तो अंदर की गिरफ्तारियां जो कि बाहर छन के नहीं आ पाती है। उसके अलावा भी वहां सड़कों पे, यूनिवर्सिटीज में काफी प्रोटेस्ट है। अगर अमेरिका वहां रुका रहता है तो ये कुछ ज्यादा हालत खराब होगी, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी इस स्थिति में नहीं है। इसके अलावा सीनेट पे भी बहुत सारी जो बड़े जो सीनियर सीनेटर वो भी काफी एंटी वॉर बात कर रहे हैं, ट्रंप की स्ट्रेटेजिक गलती बता रहे हैं, तमाम चीजें। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रंप ने ये जो डिसीजन लिया है बिना सीनेट को अपने विश्वास में लिए, तो यह भी गलत है, एक तरीके से गैर कानूनी है, ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने इम्पोज कर दिए थे टैरिफ। जी देखिए, अब इसी के बीच भारत का एक स्टेटमेंट आ गया है, जो उन्होंने, इंडियन नेवी ने स्टेटमेंट दिया है। इरानियन फ्रिगेट जो आज डूबी है, उस पे उन्होंने बोला है कि उनको जो खबर आई वो लगभग 4 मार्च को खबर आई 10 बजे, और 4 बजे उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया इनको रेस्क्यू करने का। और हमारी INS तरंगिनी ऑपरेटेड इन दैट विसिनिटी, और वो गए वहाँ पे एफर्ट करने के लिए, रेस्क्यू एफर्ट्स करने के लिए। तो ये सारी अपडेट्स हैं, देखते हैं कि आगे क्या चलता है। पहले हम पूछ रहे थे कि वॉर शुरू कब होगी, अब हम पूछते रहते हैं कि वॉर खत्म कब होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.